गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन 2024 से 26 के बच्चों के लिए पेपर आपके F10 जिसमें आपको पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के बारे में जानना और पढ़ना है। इससे रिलेटेड आपको गेसिंग क्वेश्चन कराने वाले हैं। टोटल 4 यूनिट में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। ऑलरेडी हमने पेपर आपका F1 से लेकर F9 तक टोटल गेसिंग क्वेश्चन करा दिया है। आप उन सारे सवालों को ध्यानपूर्वक देखिए, आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, उससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करेंगे। आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं और यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे मित्र कि ये जो आपका बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन आपका 24 से 26 गेसिंग क्वेश्चन है और ये आपका पेपर आपका F10 है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र प्रथम स्तर, ये जो आपका क्लास 1 to 5 के लिए होता है, ये आपका पेपर है। इसमें टोटल आपको 4 से 5 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट से हमने 4 से 5 सवाल जो है गेसिंग में लिया है ताकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो यूनिट 1 में जो आपका सवाल है वो सवाल यहाँ पर नजर आता हुआ आपको दिखेगा। साथ ही साथ इन सारे सवालों को हम समझाएंगे भी, आप लोग इसको लिखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपका पहला सवाल है, पर्यावरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। पर्यावरण कहने का मतलब होता है इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है आप मुझे बता दीजिए। अपने आसपास के आवरण, अपने आसपास उपस्थित जो चीजें होती है वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण, यानी कि ऐसा आवरण जो हमारे इर्द गिर्द घूमता हो, इर्द गिर्द उपस्थित हो, जहां पर हम लोग निवास करते हैं उस निवास स्थान के अगल बगल जो भी चीजें उपस्थित है वो सारे हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण की आवश्यकता क्या होती है, पर्यावरण का महत्व क्या है, पर्यावरण का प्रकृति क्या है, पर्यावरण का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें इसमें लिख दीजिएगा। पहला सवाल का उत्तर आपका हो जाएगा। दूसरा सवाल यहां पर आपका है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य एवं महत्व अथवा उपयोगिता का वर्णन करें। मुझे आप बताइएगा कि पर्यावरण अध्ययन जो आपका विषय है प्राथमिक स्तर पर इसका उद्देश्य साथ ही साथ इसका उपयोगिता का वर्णन करना है। मैं आपको बता दूं, प्राथमिक स्तर कहने का मतलब है क्लास 1 to 5, और पर्यावरण क्या है तो हमारा जो है विषयों का संग्रहण है। पर्यावरण के अंतर्गत जो केवल हम लोग जो है पेड़ पौधे पशु पक्षी नहीं, बल्कि उसके अंतर्गत जो है बहुत सारे विषयों का संग्रहण है। साइंस भी है, गणित भी है, सोशल साइंस भी है, पर्यावरण भी है, इन सारे विषयों का संग्रहण है जिसके अंतर्गत जो है हम बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य और महत्व जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी विषय के अनुसार हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी विषय को हम जो है जोड़कर उनके परिवेश, उनके परिवार, उनके समाज से जोड़कर बच्चों को पढ़ाते हैं। और पर्यावरण अध्ययन जो है एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत जो है कई विषयों का संग्रहण होता है, और इसका उद्देश्य यही है कि हम जो है आसानी पूर्वक इजी तरीके बालक के घर, परिवेश और समाज में पाए जाने वाले चीजों से रिलेट करके आसानी पूर्वक बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं। बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत लिख सकते हैं आप। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के पर्यावरण अध्ययन के संबंधित किन किन बातों पर सिफारिश की गई है, संक्षिप्त में लिखे। देखिए, जो ये आपका एनसीएफ की बात करता है, एनसीएफ 2005, और जो ये आपका बात करता है बीसीएफ 2008, ये दो आपका दस्तावेज है। ये दोनों दस्तावेज में जो है यह जिक्र किया गया है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन से जोड़कर शिक्षा दी जाए, बच्चों को पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी सामग्रियों से जोड़कर शिक्षा दिया जाए। समाज, परिवार और समाज में रहने वाले जितने भी मतलब जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, जो भी हमारे आवरण में उपस्थित चीजें हैं, वह सारी चीजों के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाए। क्षेत्र भ्रमण, रोल प्ले मेथड, एक्टिविटी, खोज आधारित, अन्वेषण आधारित इत्यादि जैसे चीजों के बारे में वो बात किया गया है कि ऐसे कार्य करवाकर बच्चों को पर्यावरण के बारे में जानकारी दिया जाए। स्वयं जो है पर्यावरण में कार्यों को संपन्न करके उसके बारे में सोचने, समझने और जानकारी प्राप्त करने के लिए भी कहा गया है। समझ गए? तो आप ये लिख लीजिएगा, एनसीएफ और बीसीएफ आपका दो दस्तावेज है जहां पर बताया गया है कि हमें जो है बच्चों को कैसे शिक्षा देना है, कितना शिक्षा देना है, किस प्रकार देना है, कैसे, कितना
और क्या पढ़ाना है। साथ ही साथ पर्यावरण से जुड़े हुए चीजों को ये बोला गया है कि हम बच्चों को जब भी पढ़ाएंगे समाज और परिवेश में पाई जाने वाली जो भी सामग्री है, जो भी आपके वातावरण और पर्यावरण में उपस्थित चीजें हैं, उससे रिलेट करके पढ़ाएंगे ताकि बालक समझ जाए आसानी पूर्वक। साथ ही साथ बच्चों को वैज्ञानिक खोज के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें खोज आधारित ज्ञान देंगे, उन्हें जो है रोल प्ले मेथड करवाएंगे, एक्टिविटी कराएंगे, समाज में और पर्यावरण में कार्य करने के लिए अवसर देंगे ताकि उन अवसरों के माध्यम से वो स्वयं करके खुद जो है सीख पाए। तो ऐसे जो है विभिन्न सिफारिश की गई है ताकि बालक जो है पर्यावरण के बारे में जानकारी बेहतर तरीके से ले पाए। क्लियर है? जी हाँ, बाकी हम आपको इसका आंसर करवाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है मेरे प्यारे बच्चे। आइए यहां पर अगला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के मुख्य जो है बिंदुओं का विवरण करें। तो जो आपका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में जो आपका एनसीएफ 2005 का मुख्य बिंदु यह है कि लचीला होनी चाहिए, समाज से जुड़कर पढ़ाइए, पर्यावरण से रिलेट करके पढ़ाइए, घर परिवार और पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं को रिलेट करके बच्चों को पढ़ाएं। बहुत सारी ऐसी चीजें कही गई है जिसके अंतर्गत जो है पर्यावरण की जानकारी दिया जाए, बच्चों को स्वयं कार्य करने का अवसर दिया जाए, बच्चों को भ्रमण करवाया जाए, बच्चों को जो है पेड़ पौधे पत्ती खेती बाड़ी इत्यादि चीजों के बारे में स्वयं करके खुद सीखने का प्रेरित किया जाए, खोज का प्रावधान दिया जाए, समाज में पाए जाने वाली उपस्थित चीजों के बारे में जानकारी दिया जाए। ऐसे बहुत सारी चीजें कही गई है। अगला यहां पर है, पर्यावरण अध्ययन एकीकृत उपागम रूप में कैसे है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए ये सवाल ये बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन जो है एकीकृत उपागम के रूप में कैसे है, यानी बहुत सारी चीजों का एकीकृत रूप है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे तो इसमें हम लोग जो है साइंस भी जानते हैं, गणित भी जानते हैं, पर्यावरण भी जानते हैं, सोशल साइंस भी जानते हैं। इसमें बहुत सारे समय विषयों का जो है क्या है, संग्रहण है। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एकीकृत उपागम है, यानी कि एक मिला हुआ उपागम है जिसके अंतर्गत जो है हम कई चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, कई विषयों का संग्रहण है जहां पर गणित, विज्ञान, आपका जो है पर्यावरण, फिर आपका जो है सामाजिक अध्ययन इत्यादि विषयों को एकीकृत रूप में हम देखते हैं। आप देखिएगा पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कई सारे विषय शामिल होते हैं, कई सारी जानकारियां, कई सारी चैप्टर आपको शामिल होते हैं। अगला यहां पर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सवाल पूछेगा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के विषय में पर्यावरणीय प्रकरणों थीम के बारे में वर्णन करें। ये हमने आपको बताया था कि प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन की किताबें होती है, जो सिलेबस होता है, उसमें मुख्य तौर पर 6 थीम बताया गया है। उन थीमों के बारे में आपको बताना है। जैसे कि हमने आपको बताया था बहुत सारा थीम है, यात्रा है, फिर आपका जो है परिवार एवं मित्र है, परिवार एवं जो है मित्र है, फिर आपका जो है जल है, फिर आपका जो है आवास है, फिर आपका जो है भोजन है, फिर आपका जो है चीजें हम कैसे उपयोग करते हैं ये है, और भी बहुत सारे हैं। समझ गए? यात्रा, जल, आवास, भोजन, परिवार एवं मित्र, चीजें हम कैसे उपयोग करते हैं, ये जो थीम है इसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि बेसिकली 1 to 5 क्लास में यही 6 थीमों के बारे में अध्ययन करना पड़ता है और उसी 6 थीम के बारे में आपको इसके बारे में जानकारी लिया है। तो इसको लिख लीजिएगा और जल के बारे में जल के बारे में बताइएगा, यात्रा में ट्रेवल के बारे में, परिवार एवं मित्र के बारे में, फिर आपका आवास के बारे में, भोजन के बारे में, फिर यहाँ पर चीजें हम कैसे बनाते हैं, उपयोग करते हैं, उसके बारे में। ये 6 थीम है, इसको डिफाइन कर दीजिएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो यहां तक क्लियर है। यूनिट 1 समाप्त आपका होता है। अब हम जो है यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्र। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यूनिट 2 है और यूनिट 2 में भी जो है मुख्य तौर पर 4 सवाल है। यहां ध्यान दीजिएगा, यूनिट 2 का पहला सवाल है, पर्यावरण संरक्षण को परिभाषित करें एवं विद्यालय में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। देखिए पर्यावरण संरक्षण यानी इसका मतलब समझ लीजिएगा, इजी सवाल है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा एवं बीच बचाव। समझ गए? पर्यावरण संरक्षण को परिभाषित करें एवं विद्यालय में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। पर्यावरण संरक्षण कहने का मतलब है कि हम पर्यावरण को कैसे साफ सुथरा सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हानिकारक चीजों से बचा सकते हैं। साथ ही साथ विद्यालय में इसकी ये भूमिका है कि हम विद्यालय में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी गतिविधि है, जो भी जानकारी है, जो भी एक्टिविटी है, वो बच्चों को बताएंगे ताकि बच्चे उन चीजों को समझकर अपने पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान दे सके और अपने पर्यावरण को बचा सके। क्योंकि पर्यावरण नहीं रहेगा तो हमारा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, हमारा जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। क्या क्या हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं वो आप लिख लीजिएगा। अगला है, परिवेश किस प्रकार बच्चों को पर्यावरण शिक्षा का आधार है। देखिए परिवेश कहने का मतलब होता है बच्चों के आसपास का घर, बच्चों के आसपास का आवरण। आप देख सकते हैं कि परिवेश जो है किस प्रकार बच्चों के पर्यावरण शिक्षा का मतलब आपका जो है आधार है। मैं आपको बता दूं, आपके परिवेश यानी आपके आस पड़ोस वाले लोग जो है पर्यावरण से संबंधित जानकारी रखते हैं
और पर्यावरण के बीच बचाव के लिए विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, तो बच्चे जब उन चीजों को देखते हैं तो उसके बाद जो है बच्चे भी प्रेरित होते हैं और बच्चे भी जो है उस तरह के कार्य जो है करने के लिए शुरू कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपको ऐसे पता है कि आपका जितना परिवेश अच्छा होता है ना, उतना जानकारी, उतना ज्ञान आपको जो है बेहतर मिलता है। हम सभी लोग जानते हैं कि आपका परिवेश जितना साफ सुथरा होगा, जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना अच्छा होगा, उतना विकास आपका बेहतर होगा, क्योंकि वहां का माहौल जो है ऐसा हो जाएगा कि आप आसानी पूर्वक उस माहौल में ढल जाइएगा। लेकिन जैसे ही आपका परिवेश गंदा रहेगा, बुरा रहेगा, तो आपका भी विकास जो है प्रभावित होगा और आप भी उसी मलिन जो है परिवेश में लीन हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार का परिवेश होता है, बच्चों का विकास उसी प्रकार का होता है। ठीक उसी प्रकार परिवेश में आपका अगर पर्यावरण संरक्षण के आधार को बेहतर किया जा रहा है, तो बच्चे उन चीजों को देखकर पर्यावरण से जुड़े हुए जानकारियां को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, सीख सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण में अपने योगदान दे सकते हैं। अगला सवाल, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट करें। देखिए बहुत ही सवाल है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमें पता है कि जनसंख्या वृद्धि होगा तो हम पर्यावरण को नष्ट करेंगे, हम पेड़ पौधों को खत्म करेंगे, घर बनाएंगे, बिल्डिंगें बनाएंगे, खेती बाड़ी कम हो जाएगा, पर्यावरण कम हो जाएगा, तो हमारा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, हमें सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, हमारा जो है समय पर वर्षा नहीं होगा, कृषि नहीं होगा, लोग भूखे मर जाएंगे, यह दुनिया तबाह हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि जनसंख्या अगर वृद्धि होती है तो पर्यावरण पर निम्न प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। अब मान लीजिए कि पहले पेड़ पौधा बहुत था, अब देख सकते हैं कितना पेड़ पौधा को काट कर घर बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाया जा रहा है और सांस लेने में दिक्कत आएगी, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वायु पोल्यूशन हो रहा है, आप देख सकते हैं वाटर पोल्यूशन हो रहा है, हमारा बारिश नहीं हो रहा है, खेत कृषि नहीं हो पा रहा है, सुखाड़ हो रहा है, कहीं पर बीमारी फैल रहा है। तो ये सब कारण जो है बहुत सारा है, समझ गए। अगला यहां पर है, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, स्पष्ट करें। देखिए वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आपका एयर आपका पॉल्यूशन और आपका वाटर पॉल्यूशन, ये दोनों जो है पर्यावरण पर निम्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। अगर एयर पॉल्यूशन है तो पर्यावरण को गंदा कर देंगे, वाटर पॉल्यूशन है तो भी पर्यावरण को गंदा कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि पर्यावरण में जो भी चीजें पाई जाती है, अगर एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के कारण दिक्कत आएगी तो वो दोनों इफेक्ट हो जाएंगे। अगर मान लें कि सही तरीके से पर्यावरण को जल नहीं मिलेगा तो वो वृद्धि नहीं कर पाएगा, सही तरीके से जो उसे ऑक्सीजन नहीं मिले, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिले तो पेड़ पौधा वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो है कह सकते हैं कि जो आपका वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वो पर्यावरण को इफेक्ट करता है, प्रभाव करता है। और कारण इसका आप लिख सकते हैं, बहुत बहुत फैक्ट्री है, बहुत सारे जो है मतलब कचरा प्रबंधन है जो कि हम नदी में, कुएं में, तालाब में बहा देते हैं, जिसके कारण हमारा पर्यावरण गंदा हो जाता है। समझ गए। पर्यावरण कहने का मतलब है कि अपने आसपास का आवरण और अपने आसपास में जो भी चीजें प्रेजेंट होते हैं वो सब कुछ गंदा हो जाता है। इसी के साथ जो ये आपका यूनिट 4 है, यूनिट जो है 2 है, जिसमें महत्वपूर्ण आपका जो है 4 सवाल थे। अब हम लोग जो है यूनिट 3 की बात करेंगे और फिर हम लोग जो है यूनिट 4 की बात करेंगे। तो आइए यूनिट 3 में देखते हैं क्या है। तो यूनिट 3 में जो है आपका सवाल है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। यूनिट 3 में आपका जो गेसिंग क्वेश्चन है वो पहला सवाल ये है, सबसे लंबा सवाल है लेकिन इजी सवाल है। समझ गए, ये लंबा सवाल है लेकिन इजी सवाल है। देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न शिक्षण अधिगम विधियां, यानी पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए कौन कौन से विधियों का प्रयोग करते हैं उसी के ऊपर बात किया है। पहला आपका है खोज और अन्वेषण विधि, दूसरा प्रोजेक्ट विधि, तीसरा परिभ्रमण एवं आपका संरक्षण विधि, प्रयोग विधि का उदाहरण सहित जो है वर्णन करें और इसकी उपयोगिता तथा शिक्षण द्वारा बच्चों को पर्यावरणीय समझ हेतु इनके उपयोग का वर्णन करें, इसकी विशेषताओं को भी वर्णन करें। यानी आपको देखिए सवाल बहुत इजी है, ये लंबा दे दिया है, लेंदी दे दिया है और ये पूछा सवाल है। मैं आपको बता दूं, यहां पर सवाल ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए आप किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं, उस विधियों के बारे में आपको जो है वर्णन करना है, उसकी आवश्यकता और उसकी विशेषता और उसे विश्लेषण भी करना है। यहां पर विधि का नाम लिख दिया गया है, खोज एवं अन्वेषण विधि, प्रोजेक्ट विधि, परिभ्रमण एवं संरक्षण विधि, आपका जो है प्रयोग विधि। ये सब महत्वपूर्ण विधि माना जाता है किसके लिए, तो पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए। अब खोज के लिए है तो हम बच्चा को कुछ चीज दे देंगे कि जाइए बाबू आप पेड़ पौधा के बारे में, पर्यावरण में पाए जाने वाले जंतुओं के बारे में खोज करें। फिर आपका है प्रोजेक्ट विधि, किसी चीज के ऊपर प्रोजेक्ट दे देंगे। फिर आपका है परिभ्रमण, यानी घुमा घुमा के पढ़ाएंगे, भ्रमण करा के पढ़ाएंगे। फिर आपका जो है प्रयोग विधि, कुछ एक्टिविटी को प्रयोग करवाएंगे, उसके आधार पर बच्चों को ज्ञान देंगे। तो वैसे बहुत सारे जो है विधियां है जिसके माध्यम से आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण दे सकते हैं, लेकिन मुख्य विधि ये है, इसके बारे में आपको डिफिनीशन देना है, इसको भ्रमण करना है, इसका आवश्यकता, उद्देश्य के बारे में, आपका विशेषता के बारे में वर्णन करना है। क्लियर है। चलिए अगला देखिएगा। अगला यहां पर आपका दूसरा नंबर सवाल है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में क्षेत्र परिभ्रमण विधि के गुण एवं उसकी परिसीमाओं को लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए
मैं आपको बता दूं, ये जो लिखा गया है परिभ्रमण, समझ गए ना, ये परिभ्रमण विधि जो होता है काफी महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। किसके लिए? तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए। क्योंकि बालक जब पर्यावरण के अंतर्गत जितना घूमेगा, जितना घूम घूम कर जानकारी को एकत्रित करेगा, जितना घूम घूम कर जो है चीजों के बारे में जानेगा, उसके बारे में सोचेगा समझेगा, उतना बेहतर जो है किसी विधि के माध्यम से वो नहीं पढ़ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि जो होता है वो आपका जो है परिभ्रमण विधि होता है, जिसके माध्यम से बालक जो है समाज में, पर्यावरण में, परिवेश में घूम घूम कर जो है अपने आवरण के चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसके बारे में सोचता है, जानता है, पहचानता है, और ये सबसे सर्वोत्तम विधि माना जाता है पर्यावरण अध्ययन के लिए। इसी के बारे में आपको लिखना है। और इसका परिसीमा ये है कि समाज में घूम घूम कर, पर्यावरण में घूम घूम कर जो भी चीजें वहां उपस्थित है उसके बारे में जानकारी लेना, जो नई चीजें उसको लिखकर नोट डाउन करना और अपने टीचर से पूछना, सबसे बेस्ट विधि माना जाता है पर्यावरण अध्ययन के लिए। क्लियर है? जी हाँ। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है, गतिविधि किसे कहते हैं? गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम को पर्यावरण शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण जो है साधन माना जाता है। क्यों? देखिए, गतिविधि कहने का मतलब होता है एक्टिविटी होता है। अगर आप पर्यावरण को पढ़ा रहे हैं, पेड़ पौधों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, नदी तालाब पर्वत पठार इत्यादि चीजों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है बहुत तरह के गतिविधि कराए। गतिविधि जो एक प्रक्रिया होता है जहां पर वो चीजों को करके दिखाया जाता है और उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसकी आवश्यकता उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। और आपका पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत गतिविधि भी जो एक महत्वपूर्ण साधन है, विधि है, जिसके माध्यम से आप बच्चों को आसानी पूर्वक शिक्षा दे सकते हैं। पर्यावरण से रिलेटेड संबंधित वही बातें यहां पर बोला गया है, समझ गए। अगला यहां पर है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रदर्शनी, चर्चा एवं संवाद आधारित विमर्शों का महत्व बताते हुए स्पष्ट करें कि, देखिए यहां पर आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षण है, यानी जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, यह ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रदर्शनी की बात कर ले, चर्चा की बात कर ले, संवाद की बात कर ले, आधारित विमर्शों पर महत्व बताते हुए बताइए कि इसके विद्यार्थियों को संवर्धन कैसे किया जा सकता है। उदाहरण दीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप बालक को जो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण दे रहे हैं और उसके द्वारा जो है आप प्रदर्शनी दिखा रहे हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे का सैंपल दिखा रहे हैं, पर्वत पठार नदी आदि का सैंपल दिखा रहे हैं, चर्चा करवा रहे हैं किसी चीज के ऊपर, संवाद करा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से भी जो है क्या होगा कि बच्चे जो है पर्यावरण से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। साथ ही साथ जो है विद्यार्थियों का संवर्धन कैसे किया जा सकता है, विद्यार्थियों को इन चीजों के बारे में दिखाकर, बताकर, चर्चा करके, संवाद करके, जानकारी देकर इसे जो है पर्यावरण से संबंधित जानकारी दी जा सकती है। बहुत तरह के कार्य करवाकर भी दी जा सकती है। तो ये जो था आपका यूनिट 3 था। अब हम जो है यूनिट 4 की बात करेंगे और ये आपका यूनिट 4 है, लास्ट आपका यूनिट है इस पेपर का। यहां ध्यान दीजिएगा, यूनिट 4 की बात कर ले। पहला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। बताइए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक की भूमिका यह है कि बालक जब भी पर्यावरण अध्ययन की जानकारी या उसका कहानी या कविता जो भी उससे रिलेटेड पढ़ाए, वो बच्चों के जो है परिवेश और बच्चों के घर के आसपास जितने भी चीजें उपस्थित है वो भी तो पर्यावरण ही है, उन चीजों से रिलेट करके पढ़ाएं ताकि बालक जो है आसानी पूर्वक और बेहतर तरीके से समझ सके और जहां भी दिक्कत आएगा उसे पूछने की आजादी हो। उसे जो है तरह तरह के एग्जाम्पल, तरह तरह के आपके घर और परिवेश में पाई जाने वाली चीजों का एग्जाम्पल देकर उसे बच्चों को बताइए ताकि उसका समझ बेहतर हो सके। और एक टीचर का रोल ये होना चाहिए कि उसे ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि मानो कि वो पर्यावरण के अंतर्गत है और साथ ही साथ दोस्ताना और अंतःक्रिया बेहतर होना चाहिए। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बाहरी और अंतः गतिविधियों के संचालन में पूर्व योजना किस प्रकार सहायक है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बाहरी और अंतः गतिविधि संचालन में पूर्व योजना निम्नलिखित विभिन्न तरह के सहायक है। मान लीजिए कि आप जो है बाहरी और अंतः गतिविधि का संचालन करना चाहते हैं और पहले से ही आपने योजना बनाया है तो वो बेहतर होगा। आप उस योजना का बेहतर तरीके से संचालन कर सकते हैं, आप उस योजना को बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं और उस योजना को लागू करके बेहतर तरीके से बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, ताकि आपको जो है पहले से पता होनी चाहिए कि हम कैसे कैसे किस तरह से बच्चों को शिक्षा देंगे। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं लिखिए। सतत कहने का मतलब लगातार होता है, व्यापक कहने का मतलब होता है साल के अंत में होता है। तो सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन जो है मूल्यांकन का प्रकार है। मूल्यांकन कहने का मतलब होता है मूल्य प्लस अंकन, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। साल के अंत में बच्चों के संपूर्ण गतिविधि का मूल्यांकन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। और सतत कहने का मतलब होता है लगातार और व्यापक कहने का मतलब होता है साल के अंत में होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? यहां ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, पर्यावरण शिक्षण में आकलन एवं मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य प्रकाश। देखिए, पर्यावरण शिक्षा में आकलन और मूल्यांकन बहुत जरूरी है। अब मान लें कि बच्चों को हम पर्यावरण शिक्षा बढ़ा रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, इसके लिए आकलन और मूल्यांकन बहुत जरूरी है। आकलन जो होता है पढ़ाने के दौरान ही पूछ लेना, भ्रमण गतिविधि कराने के दौरान ही
पूछ लेना, वो आपका आकलन कहलाता है। और साल के अंत में जो एग्जाम होता है वो आपका मूल्यांकन होता है, जहां पर मूल्य प्लस अंकन के आधार पर उसका बच्चों का जांच की जाती है। क्लियर है? जी हाँ। अगला सवाल, चाइल्ड प्रोफाइल क्या होता है? चाइल्ड प्रोफाइल जो होता है चिल्ड्रन का एक जो है डाटाबेस होता है, जहां पर जो है बच्चों से जुड़े हुए संपूर्ण जानकारी होता है, उनके स्वास्थ्य से जुड़े हुए, उनके एकेडमिक से जुड़े हुए, उनके विकास, उनके सब्जेक्ट का ज्ञान, उनका रिजल्ट, उनके बारे में जो भी गतिविधि है, उनकी बीमारी, मतलब कि एक बालक की संपूर्ण जानकारी जो है चाइल्ड प्रोफाइल के अंतर्गत होता है। प्रोफाइल का कहने का मतलब होता है कि आपका डाटाबेस, जहां पर उनका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक सेशन क्या है, पढ़ाई लिखाई के बारे में, चिकित्सा के बारे में, रुचि के बारे में, गतिविधि के बारे में, खेल के बारे में, आगे बढ़ना क्या है, वो संपूर्ण जानकारी उसके अंतर्गत दी रहती है, जहां पर चाइल्ड प्रोफाइल कहते हैं। इसी के साथ यह जो पेपर आपका F10 था, इसका गेसिंग क्वेश्चन करा दिया। जितने क्वेश्चन हमने बताया है बाबू, इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर।